आगे बात जब तालिबान की शुरू हुई है तो आपको बताते चले कि आज दूसरे दिन भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद रहा अफगानिस्तान के अंदर। सिर्फ मिलिट्री एयरबेस यानी मिलिट्री हवाई जहाजों को चलने की इजाजत दे दी गई और भारत की तरफ से जो एम्बेसी वहां पर थी उसे मुकम्मल तौर पर फिलहाल बंद कर दिया गया और वहां पर जो अमला हमारा था उसे वापस बुलाया गया है। अब जब अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर यानी यूएनएससी के अंदर और बाहर भी डिबेट्स हो रही हैं और अफगानिस्तान के आज के दिन की जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल में है। अमेरिका के सदर का मानना है कि हालात थोड़े से बेहतर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है, जो बयान बाहर आ रहे हैं, अभी भी एप्रीहेंशंस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। आज के दिन को और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एम्बेसियां क्लोज हो रही हैं, सारे लोग जा रहे हैं और बयान दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बांग्लादेश का स्टेटमेंट, उन्होंने अफगान रिफ्यूजीज को लेने से साफ इनकार कर दिया है। टर्की ने यह बयान किया कि वो अफगानियों को अंदर आने नहीं देंगे, इसलिए इराक बॉर्डर को पर वो एक लंबी दीवार 295 किलोमीटर की लंबी दीवार जी खड़ी कर देंगे। और फिर दोहा के अंदर जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी थी वो हो नहीं पाई है क्योंकि अशरफ गनी और जो दीगर लोग हैं वो वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तस्वीरें ताज़ा आप देख सकते हैं, मिक्स तस्वीरें कल से लेकर आज तक की जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब हैं, फॉर्मल एक्सपर्ट हैं, मामलात को अच्छे तरीके से जानते हैं। एसएस पठानिया साहब कंटिन्यूसली हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले जरा आज के दिन पर आए, यूएनएससी के अंदर के हालात और फिर बिडेन का आज का बयान, वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड ओपिनियन अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर है? संजीव श्रीवास्तव सर। जी देखिए, राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ये जो विड्रॉल के डिसीजन को डिफेंड करने की कोशिश की है और वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अमेरिका का जो अफगानिस्तान में जो इंटरवेंशन था वो प्राइमरली अल कायदा को डिफीट करने का था। जाहिर है कि इस समय जो अमेरिका के अंदर जो डिबेट चली, जो लगातार इस बात की कोशिश हुई कि अमेरिका को वहां से बाहर आना चाहिए, उस पूरी प्रक्रिया को बाइडेन ने संपन्न किया है। लेकिन अब उसकी चूंकि बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, जिस तरीके से विचलित करने वाली तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, उससे अमेरिका की पूरी लीडरशिप पे, अमेरिका की डिसीजन पे सवाल उठ रहा है। तो ऐसे राष्ट्रपति बाइडेन अपने आप को डिफेंड करने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारी गलतियां की हैं। अमेरिका पूरे अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक रहा और अफगानिस्तान की जो मिलिट्री को जिस तरीके से अमेरिका को बिल्ड करना चाहिए था, उसने सही समय पे सही स्टेप नहीं ली। अफगानिस्तान के अंदर जो लोकतंत्र की जड़ें हैं उसको अमेरिका गहरे करने की कोशिश कर सकता था। अमेरिका ने जरूर कुछ सकारात्मक कार्य किए हैं, लेकिन उन सकारात्मक कार्यों को अफगानिस्तान की सोसाइटी को बिल्ड करने की दिशा में जितना फोकस करना चाहिए था वो अमेरिका ने नहीं किया, और जिसका कि परिणाम ये हुआ कि वहां की मिलिट्री भी ठीक तरीके से खड़ी नहीं हो पाई और वो सोसाइटी भी नहीं बन पाई। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका ने तालिबान को मजबूत होने का मौका दिया। अमेरिका ने तालिबान के जो सपोर्ट बेस पे हमला नहीं किया, सपोर्ट बेस को ने काटा नहीं। पाकिस्तान से तालिबान को लगातार सपोर्ट मिलता रहा और ये जो लेटेस्ट ऑफेंसिव अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध किया, उसमें तो पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। मेडिकल सप्लाई हो, लॉजिस्टिक्स हो, मेडिकल और उसके साथ मिलिट्री इक्विपमेंट तो भेजे ही जा रहे थे। तो इस तरीके से अगर देखें तो अमेरिका ने ये मेजर ब्लंडर्स की और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज गनी सरकार गिर गई है। और एक टेक्निकल ब्लंडर भी की है, इसका कि मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो इस्तांबुल की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके कुछ ही पहले ही अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि वो विड्रॉ करने जा रहा। तो ये टेक्निकल ब्लंडर्स भी अमेरिका ने की हैं, स्ट्रेटेजिक और बड़ी ब्लंडर्स तो की ही हैं पूरे अफगानिस्तान में। और यही कारण है कि आज गनी सरकार गिर चुकी है और काबुल की सत्ता पर तालिबान का एक फोर्सफुल टेक ओवर हो चुका है। तो ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। ये न सिर्फ अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं उनके भविष्य को अंधकार में देगा, बल्कि ये पूरे साउथ एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में, या मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में आतंकवाद का जो खतरा है उसको और अधिक बढ़ाएगा। ठीक है, ये तालिबान का जो चरित्र है आज भी जो है वही उसी तरीके का चरित्र दिखाई देता है जैसा कि वो 1996 से 2001 के बीच में था। जरूर दोबारा आपके पास पठानिया साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं आज वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो चाइना और रशिया, इन दो को छोड़कर सारे 2020 पे लगे हैं जी, बस वेट कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा।
रशिया ने तो डायरेक्टली सपोर्ट कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो भी अब है, अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तालिबान है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि तालिबान हुकूमत बनाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और फिर चाइना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही दी है। और खबर यह भी है कि फॉरेन मिनिस्टर आज या कल वहां पर मिल सकते हैं तालिबान के एस्टैब्लिशमेंट के लोगों के साथ ऑफिशियली। लेकिन मैं जब पाकिस्तान की बात करता हूं, पाकिस्तान ने भी एक टैक्टिकल पोजीशन ले ली, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर परेशानियां जो उनकी हैं उसको देखते हुए शायद इमरान खान को इस बात का एहसास है कि अगर यू टर्न होता है वहां पर तो उसका असर पाकिस्तान के अंदर कितना होगा। वो भी ये डायरेक्टली नहीं करेंगे हम तालिबान को कर रहे हैं, कहेंगे तालिबान एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो हुकूमत बनेगी सबकी हुकूमत होगी, उसके साथ हम चलेंगे। भारत का अपना एक व्यू पॉइंट जरूर है जो कल हमने यूनाइटेड नेशन में भी बताया, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड काफी खामोश, न खुल के मुखालफत है और ना ही खुलकर हिमायत है। देखिए गौर साहब, एक कहावत है कि बीती का बिसार के आगे की सुध ले, बायगॉन्स आर बायगॉन, तालिबान नाउ आर इन पावर, राइट सर? Taliban, Afghanistan has become a ground for experiment because of the vested interests of the countries like China, Pakistan, USSR, Russia, Iran, and to great extent USA. देखिए हम तो ये सोच के मार रहे हैं ना कि USA has got defeated and they gone back. देखिए अगर 20 साल तक उनकी फौज वहां पे रहती है, वो इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी कैजुअलिटी सफर करते हैं, तो वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि एकदम चले जाएंगे, वाइट क्रिएट करेंगे। सो दिस मे बी ए पार्ट ऑफ द ग्रैंड स्ट्रेटेजी विच विल अनफोल्ड इन टाइम टू कम। देखिए इस समय यूएसए की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है बैटल ऑफ सुपरमेसी विद चाइना। रशिया is more bothered about, after the withdrawal of USA, he is more bothered about consolidating his border with the Kazakhstan, Uzbekistan and so on, so that it finally doesn't, they're very small countries which can be run over either by the Taliban or even by some other force. So he's protecting his boundaries, which are extended boundaries, Kazakhstan और Uzbekistan. चाइना का जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज वो बॉर्डर इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर अफगानिस्तान विल ओपन the trade route which is the main policy of China. अभी हम चाइना की अगर एक्सपेंशन की बात करते हैं, they are not only expanding in the territory on land or sea, they are expanding on economic front also, and for their expansion in economic front, these road routes are very important. यूएसए क्या चाहता है कि देखिए अगर अफगानिस्तान में मान लीजिए तालिबान की हुकूमत जो है बड़ी अच्छी चलती है, चाइना को फायदा होगा बिकॉज उसका जो रूट है वो बनेगा, उसका ट्रेड बनेगा बाकी कंट्री के साथ। लेकिन यूएसए को इसमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इफ देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ए ऑनगोइंग सिविल वॉर फॉर नेक्स्ट 10 years, चाइना की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो खत्म हो जाएगी। एंड इस समय ये जो दोनों कंट्री हैं, दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट इकोनॉमिकल वॉरफेयर विज़ लैंड और सी वॉरफेयर एज सच। सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। यूएसएसआर का अपना, रशिया का अपना इंटरेस्ट है, चाइना का है। पाकिस्तान, दे आर लाइक द कंट्री विच डजंट नो विच वे टू गो। वो चाइना की पीठ पे बैठ गए हैं, चाइना उनको दौड़ा रहा है जहां दौड़ाना चाहता है। पाकिस्तान डजंट रियलाइज दैट तालिबान, अगर ये दोनों तरीके जो तालिबान जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान बोलते हैं, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान में घुसेंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं है। एंड पाकिस्तान का जो एम होगा कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इनको वो इंडक्ट करेगा। देखिए पॉलिटिकल लीडर अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, ये जो मर्सनरीज हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, उनके लिए उनको क्या चाहिए? दे नीड पावर, मनी एंड वुमेन। और आपने देखा होगा जिस तरीके से इनका शरिया लॉ शुरू हो गया है, दैट इज वेरी सैड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड आई फील वेरी सैड फॉर द वुमेन। मैं संजीव सर आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कल न्यूयॉर्क टाइम्स को देख रहा था और फिर मुझे याद आया इससे पहले भी एक बार उनकी तरफ से ये लिखा गया था और फिर मैंने और खंगालने की कोशिश की वेस्टर्न मीडिया को, तो एक ओपिनियन डेवलप किया जा रहा है कि देखिए वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज होना है, बड़ी चीजें जी बदल जाएंगी इसके बाद, लेट अस वेट, ये लिखा जा रहा है, इस तरीके का परसेप्शन पैदा किया जा रहा है। क्या रियली अफगान गनी हुकूमत गिरने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की उम्मीदें हैं आपको भी कि बड़ी चीजें जी बदल जाएंगी, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी?
पठानिया साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि पठानिया साहब ने जैसा कहा कि अमेरिका का जो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है वो चाइना के राइज को, चाइना के पूरे आधिपत्यवाद को रोकने का है। और अमेरिका लगातार अब इस बात की कोशिश कर रहा है कि अपना वो फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादा करे, और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपने डोमिनेशन को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उसको काम लगाना अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज। जाहिर है कि जो रशिया इस समय वर्तमान समय में है उसका रूप भी अब लगातार इस तरह का दिख रहा है, वो अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात पूछी है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है, जिसमें कि एक तरफ चाइना और रशिया का जो गठबंधन है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, उसके यूरोपियन एलाइज और विश्व के जो उसके अन्य एलाइज और पार्टनर्स हैं वो एक तरफ दिखाई दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा विश्व है एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और हालांकि ये जो शीत युद्ध है वो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे उसका डिवीजन नहीं होगा। ये डिवीजन इस तरीके का होगा कि कौन सा ग्रुप अपने आप को ज्यादा डोमिनेट कर पाएगा, और इस पूरी अपनी जो ये नए शीत युद्ध की जो पूरी स्थितियां बन रही हैं, जो सिनारियोस बन रहे हैं, उसमें चाइना और रशिया का जो चैलेंज है वो अमेरिका के हुक्मरानों को, अमेरिका की लीडरशिप को सबसे बड़ा दिखाई देता है। आज के अपनी अभी संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी चाइना और रशिया का जिक्र किया था, और जाहिर है कि अमेरिका लगातार इस बात की कोशिश करेगा कि किस तरीके से चाइना के ऊपर विशेष रूप से, और रशिया और चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, जो बढ़ता हुआ डोमिनेशन है, और उनकी दोनों राष्ट्रों की जो मिल करके अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करने की जो कोशिशें हैं उस पर लगाम लगाई जाए। इसी वजह से अमेरिका ने सीरिया से भी विड्रॉ किया, इराक से भी विड्रॉ किया, अफगानिस्तान से लाने की कोशिश करता रहा, अब उसे जाकर के अमली जामा उसने पहना दिया है, और अमेरिका ज्यादातर अपना जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक रीजन में करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका को इस पूरे अफगानिस्तान के जो थिएटर पे कड़ी वॉच रखनी होगी, क्योंकि ये जो पूरा अफगानिस्तान है, जिस तरीके से तालिबान का चरित्र दिखाई दे रहा है, तालिबान ने जिस तरीके से फोर्सफुली काबुल की सत्ता पे टेक ओवर किया है, ऐसे में फिर से अफगानिस्तान की जमीन पे आतंकवादी संगठनों को पूरा बेस मिल सकता है। इसमें अल कायदा भी शामिल हो सकता है, ISIS भी शामिल हो सकता है, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भी वहां पे पनाह पा सकते हैं। तो ये भारत के लिए, अमेरिका के लिए, विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए खतरा पैदा करेगा। राइट सर, पठानी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2-3 दिन से जब तालिबान आगे आया दोहा कॉन्फ्रेंस के बाद, और फिर हमने देखा प्रोवेंस के बाद प्रोवेंस वो लेते रहे, और अल्टीमेटली अशरफ गनी को सरेंडर करके निकलना पड़ा, जिसको लेकर आज बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात साफ कर दी कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी होगा, और अफगान फोर्सेज ने जो कुछ किया ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ हमने इन्वेस्ट किया था। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है, वो कुछ इस तरीके से है कि तालिबान को लेकर एक परसेप्शन है 1996 के बाद कि जनाब वुमेन फोक को लेकर वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बाहर आने नहीं देंगे, और फिर तरह तरह की खबरें जो है वो सामने आई। लेकिन कल से जो तालिबान का एक और चेहरा दिखाने की कोशिश की गई तालिबान की तरफ से, कल उन्होंने लोकल टेलीविज़न चैनल पर आकर एक वुमेन एंकर के साथ प्रोग्राम होस्ट किया, एज ए गेस्ट के तौर पर तालिबान के कमांडर आए, उन्होंने बात की, नंबर 1। और नंबर 2, आज लगातार ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और सबकी तरफ से जो ट्वीट किए गए उसमें कहा गया कि जितना भी वुमेन फोक सरकारी मुलाजिम है वो आके अपनी नौकरियों पर आए जी, उनके लिए सेफ्टी है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और पहले ही आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया था, अगर कोई सरकारी मुलाजिम किसी ने गलती भी की है किसी से पूछताछ नहीं होगी। ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बातें हो रही थी, कल UNSC में जो बात हुई थी, क्या उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं कि तालिबान ने उसको पहले ही बांप लिया था और पहले से ही इसको लेकर एक सॉफ्ट शक्ल, एक सॉफ्ट चेहरा दिखाने की कोशिश की गई? बिल्कुल, आप गौर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, तालिबान की जो पिछला रजीम था 96 से 2001 तक, उनका जो चेहरा उस समय उभर के सामने आया था, दैट वाज वेरी बैड, वेरी डेंजरस एंड वेरी अगली। नाउ this time, they are looking that, 20 साल के अंदर they can always claim that we have changed. And we are no more hardliners. We believe in, soft line towing, and we'll give the right or amnesty to जिसको भी जरूरत है, and we will work for the peace in Afghanistan. Because, देखिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए, जो वहाँ के बड़े प्राउड लोग हैं वहाँ पर, उनके लिए ये बात मुश्किल थी कि एक बाहर कंट्री आके वहाँ पे, USA आके वहाँ पे पपेट गवर्नमेंट चला रहा है। So there was lot of dissent in the normal people who were staying in the rural areas or small places,
And on religious basis, this was exploited by the Taliban. And that was the reason that 3.5 lakh strong army and air force that crumbled so fast. So that we have to tell them कि जहाँ तक grassroots connect की बात है लोगों के साथ, वो तालिबान का था. इनकी जो politically जो अशरफ गनी और जो पार्टी थी, they are not bothered, they never visited people. So वो जो डिफेंस चल रही थी 20 साल से, वो उधर के सामने आई. अभी तालिबान अपना चेहरा कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, that is the thing. Basically, they will like to get recognized by as many people as possible, as many countries. देखिए, China will recognize them, USSR will recognize them, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, ये सारे उसको recognize करेंगे. ईरान will recognize it, Turkey will recognize it. तो ये आस्ते आस्ते बढ़ेगा. लेकिन जब ये consolidate करेंगे और ये शरिया, देखिए शरिया बड़ा अच्छा तरीका है लॉ जो इसकी हम बात करते हैं शरिया लॉ, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है दैट वेरीज. तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं ये, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी तो 2 दिन नहीं हुए ना, आज ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने जहां जहां पे वुमेन की एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स लगे हुए हैं या सैलून में वुमेन के पोस्टर लगे हैं, उसके ऊपर उन्होंने काला रंग फेरना शुरू कर दिया है. तो ये वो लोग जो हैं, ये जो 10 इनके लीडर बैठ के एक स्टेटमेंट देते हैं और विजन इज दैट जो तालिबान लड़ाके हैं were basically terrorists from all over the world. Would they listen to them? That is the question which we must ask. Notwithstanding their approach towards tackling up, but ये जो loose band है, जिनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिनके अंदर कोई करेक्टर नहीं है, उनको आपने गन दे रखी है, पावर उनको मिल गई गन से, पैसा वो लूट रहे हैं, और उसके बाद selective killing will start. The people who were loyal to the previous government, you will see by and by their selective killing will start. They have already started collecting the weapons. लोगों के घरों से उन्होंने वेपन अभी इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं. संजीव श्रीवास्तव, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम तालिबान की हायरार्की की बात करते हैं, सिचुएशन की बात करते हैं, तो 1996 में हम देख रहे थे 2-3 चेहरे थी, बंदूक हाथ में थी तो चल रहा था मामला. लेकिन जब आज हम बात करते हैं 2021 में जब हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले दोहा दिखता है. दोहा के अंदर उनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप दिखती है. फिर नीचे आते हैं, हम एक उनका काउंसिल एक देखते हैं. फिर नीचे आते हैं तो एक मिलिटेंट आउटफिट जिसे वो आर्मी अपनी कह रहे हैं 80,000 लोगों की, वो दिखती है. क्या इन 20 सालों के अंदर तालिबान ने अपने सिस्टम को इतना फिट कर दिया कि उन्हें पता था कि आगे जाकर हमने जहां बात करनी है वहां बंदूक से बात नहीं होनी है, वहां हमने बात तो बात से ही बनवानी है और लिख के देना पड़ेगा और लिख के लेना पड़ेगा. तो वो चीजें उन्होंने सीखी और वो सीख के इस बार मैदान में आए हैं. ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि तालिबान के मूल चरित्र में कोई बदलाव आया है. तालिबान ने इस बार का भी जो काबुल की सत्ता का जो टेक ओवर किया है, उसमें भी उसने वायलेंस का सहारा लिया है, उसने भी उस युद्ध का सहारा लिया है, हमलों का सहारा लिया है, बर्बरता भी की है, पत्रकारों की, सिविल सोसाइटी लीडर्स की हत्या की है. अगर आप 2001 से जब से तालिबान की जो पिछली सत्ता को अमेरिका ने उखाड़ फेंका था, उसके बाद से परिवर्तन की बात करें तो तालिबान अपने ऑपरेशनल टैक्टिक्स में काफी श्रूड हुआ है. तालिबान ने जो पहले आईईडीज वगैरह लगाते थे, वो रोड साइड बॉम्ब्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, अब उसके तालिबान ने कोवर्ट लिंक असैसिनेशंस करने शुरू किए हैं. तालिबान ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी किया है. तालिबान के जो जितने भी इस समय आतंकी हैं, उनके पास 70% के पास मोबाइल फोन्स हैं, और वो मोबाइल फोन्स का भी इस्तेमाल कर लगातार अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे थे. लगातार उन्हें आत्मसमर्पण कराने की कोशिश कर रहे थे. और तालिबान ने अफगान की जो एयरफोर्स किया, उसके पायलट्स की किलिंग की है, ताकि अफगान की जो सेना, वायुसेना कमजोर पड़ जाए, और तालिबान के पास जाहिर है कि वायुसेना नहीं थी. तो आप इस बात को देखिए कि तालिबान ने इस बार भी सत्ता का जो टेक ओवर किया है, वो फोर्सफुल टेक ओवर किया है. इस बात को हमें समझना होगा. और तालिबान यदि अपने व्यवहार में यहाँ के बाद से, जैसा कि पठानिया साहब कह रहे हैं कि बीती ताहिर हिसाब के आगे किस कुछ ले, तो यदि यहाँ से तालिबान अपने आप को रिस्पॉन्सिबल तरीके से पेश करता है, तो फिर उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके बारे में विचार कर सकता है. लेकिन जो तालिबान का अभी हाल का जो इतिहास है, जो हाल के उसने जो कृत्य किए हैं, वो कहीं से भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके मूल चरित्र में कोई बदलाव आया है. और जाहिर है कि अब तालिबान को चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए, इस वजह से तालिबान इस तरह के सॉफ्ट स्टेटमेंट दे रहा है. लेकिन तालिबान के मूल चरित्र को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा. ये जो पूरी रिजीम है,
वो हिंसा का, बर्बरता का, आतंक का सहारा लेते हुए ही पिछली बार भी सत्ता पे काबिज हुई थी, इस बार भी वो वैसे ही सत्ता पे काबिज हुई है। ठीक है जी, मैं आपके पास पढ़ाने से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम अशरफ गनी की बात को करते हैं तो आज जो बिडेन साहब ने कहा कि देखिए हमने जो कुछ भी किया ये तो उनको ऑन बोर्ड लेकर किया, अशरफ गनी के कहने पर टॉक्स को शुरू किया था हमने, लेकिन अब जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो अफगानिस्तान की सिचुएशन को जानते हैं, जो इस टोपोग्राफी और माहौल को जानते हैं, उनका मानना है कि अशरफ गनी से 2-3 बड़ी पॉलिटिकल गलतियां हुई हैं जी। एक तो वो इंपोर्ट लीडर्स पर ज्यादा भरोसा कर बैठे और उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा अमेरिका पे किया। एट द एंड ऑफ द डे आज वो कहीं पर नहीं है। इसके अंदर जो 20 साल तक अगर आप बात करते हैं कि यूएसए ने इनकी आर्मी को ट्रेन किया, उनको वेपन दिए, उसको लॉजिस्टिक समझाया, सारा प्रोवाइड किया, और उसके बाद जब लड़ने की बारी आई तो दे जस्ट फ्लेड अवे। गनी साहब की यहाँ पे क्या गलती है कि उन्होंने ना किसी ही मस्ट हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू सी एज अ लीडर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, you got to take stock of the situation, you have to monitor it, that how things are happening. अच्छा, इनकी जो ट्रेनिंग थी ये भी आपको पता चल गया कि किस हद तक इनका मोराल था, किस हद तक ये ट्रेन थे और कैसे इन्होंने सरेंडर किया। 3,80,000 के पिछड़ के थे, बट दे फेल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स। दूसरी बात, रशिया यूएसए ने जब उनको कन्विंस किया होगा, ये जो सरेंडर है और सब चीजें हैं, क्या मैं ये मानूं ये जो इजी एक्सेस है तालिबान का, ये तालिबान का दहशत था या तालिबान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर बढ़ी कि सबने कहा कि भैया दरवाजे छोड़ दो, अंदर आने दो? ये दोनों चीजें थी गौर साहब, दहशत भी थी, रिलीजियस सेंटीमेंट भी थे, पॉलिटिकल और मिलिट्री की जो बैड लीडरशिप थी वो भी थी, और उसके बाद दे में भी अगर देखिए मैं फौज में हूँ और अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर एक फौजी वेपन बेच रहा है अपने, तो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिट ही विल हैव फॉर द नेशन। तो लोग जो है गनी की जो सिर्फ प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी थी या एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गवर्नेंस थी, उससे भी उब चुके थे, बिकॉज दीज पीपल वर नॉट इन्वॉल्व, दे वर स्टेइंग इन द प्रेसिडेंशियल पैलेसेस। इनके जो पश्तून लीडर थे वो भी उन्होंने अपने ग्राउंड से किनारा कर लिया था, तो उन्होंने ये सब छोड़ दिया तालिबान को कि आप इसको अपने आप को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने आप को कंसोलिडेट कीजिए। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई और उसके बाद यूएसए ने जब गनी साहब से कुछ मशवरा तो किया होगा छोड़ने से पहले, वो अलग बात है कि बगराम से वो रातों रात भाग गए, इतना एम्यूनिशन पीछे छोड़ गए, वेपन छोड़ गए, गाड़ियां छोड़ गए, सो दैट वाज ए शेमफुल थिंग। सो यू कैन आल्सो इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ ए इंटरेक्शन और रैपो वाज देयर बिटवीन अशरफ गनी एंड द यूएसए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी पठानिया साहब और संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि बातों बातों में काफी चीजें जो है वो खुल कर आती है। इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूनिसेफ ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 72 घंटों के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिनमें काफी बच्चे भी है। पूरे अफगानिस्तान की खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूनिसेफ की रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और यह भी खबर आ रही है कि आने वाले 2-3 दिन के दौरान अब बाज़ाब्ता तौर पर एयरपोर्ट जो है वो खोल दिया जाएगा सिविल एयरलाइंस के लिए। 3 दिन के अंदर अंदर अफगानिस्तान का एयरपोर्ट जो बंद है पिछले 2 दिन से, सिर्फ मिलिट्री एयर जहाज आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, अब उसे सिविल एयरलाइंस के भी खोला जा सकता है, लेकिन अभी 2 या 3 दिन का इंतजार करना होगा, उसके बाद ये फैसला जो है वो लिया जाएगा।